इस बेसिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण विधियों की बात करेंगे कि किन शिक्षण विधियों के माध्यम से वहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता था। इसमें वैसे अगर हम देखें तो पूरी शिक्षा जो है वो एक क्रिया प्रधान शिक्षा नहीं है। बच्चे को कहीं ना कहीं एक्टिव रखा गया है, उसमें टीचर भी और बच्चे भी स्वयं क्रियाशील रह रहे हैं, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी, है ना। वो हर समय तैयार है वहां पर। तो जैसे आपका स्वयं अनुभव द्वारा शिक्षा, पहली जो शिक्षण की जिसको बताई गई है कि बच्चों को स्वतंत्र खुला छोड़ दिया गया है पढ़ने के लिए, और उनसे जो भी हस्त पोषण के माध्यम से उनको जो शिक्षा दी जा रही है, उद्योगों के माध्यम से जो उनको शिक्षा दी जा रही है, उसमें उन बच्चों को फ्री छोड़ दिया गया है। उसमें वो जो काम कर रहे हैं, फ्री माइंड में काम कर रहे हैं, बिल्कुल वो जो है उनको अपने आप करना है। मार्गदर्शन जो है टीचर्स करेंगे, फिर अपने आप करना है। उनको एक टास्क दे दिया गया है, उस टास्क के अकॉर्डिंग जो भी बिल्कुल टीचर्स ने बताए हैं, फिर उसमें उनको क्या प्राप्त होता है, एक तो आउटपुट जो उनको बनाना था वो प्राप्त हुआ। अब उसको बनाने में उनको किन किन चीजों की परेशानियां हैं, किन किन चीजों की दिक्कतें हैं, उनका समाधान क्या निकल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं हम, स्वयं करके अनुभव प्राप्त करना। यानी कि हमने स्वयं किया है कोई कार्य और फिर हमें अनुभव प्राप्त हो गया है। अनुभव कैसा प्राप्त हो गया है कि वो ही कार्य जब हम करने जाएंगे या उसकी जैसा कोई कार्य हम दूसरी फील्ड में भी अगर हम करेंगे, तो जो हमारे सामने समस्या आएंगी तो उन समस्याओं का निदान जो है बहुत जल्द निकल जाएगा, क्योंकि जो पिछले हमारे एक्सपीरियंस हो गया हमको, अनुभव प्राप्त हो गया हमको, वो अनुभव वहां पर काम आ जाएगा और वो गलती हम बार बार नहीं दोहराएंगे, है ना। तो इस तरह से आपको शिक्षण विधि में स्वयं अनुभव द्वारा वहां पर सिखाया जा रहा है। दूसरी विधि है यहाँ पर सहसंबंध विधि। सहसंबंध विधि या कोरिलेशन मेथड इसको बोला जाता है। ये है आपके लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करो और फिर उसमें अनुभव प्राप्त करो, एक्सपीरियंस प्राप्त करो। जो सहसंबंध विधि जो होती है आपकी, ये क्या इसका अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है कि जितने भी हमारा पाठ्यक्रम के अंतर्गत सिलेबस की भी वाली बुक्स है या किताबें हैं, तो उस सिलेबस को एक इकाई के रूप में एक साथ साथ लेकर के पढ़ाया जाए। यानी कि एक टॉपिक को जब हम पढ़ाएं तो उसमें सभी विषयों का समावेश हो जाए, है ना। इसको कोरिलेशन विधि कहते हैं, मेथड कहते हैं, या सहसंबंध विधि इसको कहा जाता है। इसमें समस्त विषयों और क्रियाओं को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाता है। मान लिया अगर हम भूगोल पढ़ा रहे हैं तो भूगोल को पढ़ाते समय कुछ इतिहास, कुछ नागरिकशास्त्र, कुछ आपका जियोग्राफी, कुछ आपका इकोनॉमिक्स, इस तरह से कुछ कोरिलेटेड करके पढ़ाने का जो तरीका होता है उसको सहसंबंध विधि बोला जाता है। और इसमें जिस भी किसी हस्तशिल्प के माध्यम से, जिस भी किसी उद्योग के माध्यम से उन बच्चों को क्रियाशील रखा जा रहा है, तो उनके हर एस्पेक्ट को समझाने की वहां पर कोशिश की जा रही है। तीसरा इन्होंने बताया है कि यह विधि जो थी वहां पर स्वाभाविक विधि थी। प्राइमरी स्तर पर स्वाभाविक विधि से अगर पढ़ाया जाएगा तो बहुत अच्छी विधि मानी जाएगी। जैसे स्वाभाविक विधि जो होती है, पहले मौखिक रूप से बच्चों को भाषा सिखाई जाती है। टीचर्स मौखिक रूप से क्लास में आकर के बोल रहा है, बात कर रहा है, किसी चीज के बारे में बता रहा है ना। तो उसमें बच्चे क्या है, उसमें बच्चे जो है सुन रहे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं और सुन करके थोड़ा सा बड़बड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले मौखिक रूप से पहले हम पढ़ाएंगे, फिर बच्चों से बुलवाने की कोशिश करेंगे। गिनती हुई, पढ़ना हो गया, भाषा हुई, कविता हुई, है ना। पहले टीचर्स बोलेगा, फिर बच्चे बोलेंगे, या उसमें से किसी को मॉनिटर बना रखा है तो पहले टीचर्स के बाद फिर मॉनिटर बोलेगा, फिर मॉनिटर के बाद कुछ बच्चे बोलेंगे, या उसमें क्या हो सकता है, उसमें से हम कुछ प्रतिभाशाली बालक छाट लेंगे अपनी क्लास से 3-4 बालक बालिकाओं को एक साइड में खड़ा करके उनसे बुलवाया जाता है, चाहे भाषा हो, चाहे गिनती हो, चाहे पढ़ाई हो, और फिर बच्चे उसको बोलेंगे। उसके बाद में जब हमसे बोलना आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा, तो फिर हम लिखने वाली जो हमारी स्थिति होती है वो हम उसको करते हैं लिखित रूप में। फिर हम बच्चों को सिखाते हैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, या तख्ती पर, या स्लेट के माध्यम से उसको लिखना सिखाया जाता है। तो ये एक स्वाभाविक विधि होती है हिंदी में। हिंदी में तो बिल्कुल खास
सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। फिर इसको पढ़ना आ जाएगा, फिर इसको लिखना आ जाएगा। पहले इसको सुनना आएगा, फिर बोलना आएगा, फिर पढ़ना आएगा, फिर लिखना आएगा। तो इसके माध्यम से वहां पर बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट इसमें बताया है बेसिक शिक्षक, यानी कि बेसिक जो विद्यालय होंगे उनमें शिक्षक कौन होंगे। अगर हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति जो एक 1938 में गठित की गई थी 1937 में, और उसने गांधी जी के जो प्रस्ताव थे उनको अंतिम रूप देने के लिए वो समिति बनाई गई थी। तो उसने बताया है कि प्राइमरी स्तर पर यदि पुरुष अध्यापकों की जगह महिला अध्यापकों की नियुक्ति की जाए तो परिणाम कुछ ज्यादा अच्छे आ सकते हैं, है ना। परिणाम जो है ज्यादा सफल आ जाएंगे, उसमें हम ज्यादा सफल हो सकते हैं, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं उन छोटे बच्चों की जो कोमल हृदय होता है, उनका मन मस्तिष्क होता है, उसको वो अच्छी तरह से पहचानती है। वो बच्चों से स्नेह भी करती है, प्यार भी करती है, तो उनको प्यार में सिखाना, सहयोग में सिखाना। और जो पुरुष होते हैं तो पुरुष थोड़ा उनका करड़ापन होता है, कैडापन होता है, वो थोड़ा सा क्रोध भी ज्यादा कर लेते हैं, तो बच्चे उसमें ना सीख पाए, इस तरह का माहौल ना बन पाए। तो इसलिए उन्होंने महिला शिक्षकों की वहां पर बात करी है। आप किसी भी जाति धर्म की महिलाओं भी हो सकती है ना, तो वो उनको वहां पर टीचर रखना चाहिए। और इसमें जो उनकी क्वालिफिकेशन है कम से कम 8वीं पास, जो प्राइमरी स्कूल में जब टीचर रखे जाएंगे उनको कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है, तब जाकर के वो वहां पर पढ़ा सकते हैं। और उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की बात उन्होंने की है कि ज्यादातर स्कूलों में अगर हमारे ट्रेन टीचर मिल जाए तो वाह बात है। नेक्स्ट इन्होंने कहा शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षक प्रशिक्षण की बात यहीं पर आती है कि जहां पर अनट्रेन्ड टीचर रखे गए हैं उनके लिए प्रशिक्षण की बात वहां पर बताई गई है। 2 तरह के प्रशिक्षण इन्होंने अध्यापकों के बताए हैं, जिसमें एक तो इन्होंने बताया है 3 वर्षीय प्रशिक्षण और दूसरा बताया है इन्होंने 1 वर्षीय प्रशिक्षण। 3 वर्षीय प्रशिक्षण किसका है? जो बिल्कुल अनट्रेन्ड है, जो बिल्कुल अप्रशिक्षित है, उनको 3 वर्ष में शिक्षक का कार्य, शिक्षक की ट्रेनिंग अवश्य रूप से दी जानी चाहिए, है ना। और 1 वर्ष से किसको बताया है? जिनको थोड़ा सा पढ़ाने का अनुभव हो गया है, जिनको बिल्कुल भी पढ़ाने का अनुभव नहीं है, जो बिल्कुल नए टीचर है, उनको 3 साल का प्रशिक्षण दिया जाए। और जिनको कुछ पढ़ाने का अनुभव हो गया होगा 2 साल का 3 साल का, तो उनके लिए 1 वर्षीय प्रशिक्षण बताया गया है, जो वो भी टुकड़ों में उनका पूरा किया जाएगा, क्योंकि पढ़ाने जाते हैं वहां पर, तो उनकी गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां, उनको मिलाकर के प्रशिक्षण उनका पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि नैतिक शिक्षा, एक होती है नैतिक शिक्षा, एक दूसरी होती है धार्मिक शिक्षा। तो गांधी जी को यह खतरा था कि मेरा जो देश है ग्रामीण देश है, ग्रामीण में जो है या हमारे देश में जो है विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अगर हम बच्चों को जो है धार्मिक शिक्षा देंगे तो हो सकता है वहां पर कुछ ऐसी बात भी पढ़ाई जाए जो धर्म से थोड़ी रिलेटेड हो, उससे क्लोज हो बिल्कुल, तो उसको लोग जो है तो अदरवाइज ले ले, तो वहां पर सांप्रदायिकता न भड़क जाए। तो इसीलिए क्योंकि ये पाठ्यक्रम में जो है बनाया गया, जो शिक्षण नीतियां बनाई गई, जो बेसिक एजुकेशन बनाई गई, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न समुदाय के लोगों ने मिलकर ही इसको बनाया है। तो उन्होंने धार्मिक शिक्षा को अलग रख दिया कि धार्मिक शिक्षा में कोई स्थान नहीं है, लेकिन नैतिक शिक्षा जो दी जाएगी, चाहे वो टीचर सबके आचरण के माध्यम से दे, चाहे वो टीचर जो है सिलेबस की किताबों के माध्यम से उनको पढ़ाए, लेकिन नैतिकता का पाठ जो है बच्चों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। उनको नैतिक मान, उनको चरित्र मान जो है बच्चों को अवश्य बनाएंगे। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो अभी हमने जो है बेसिक शिक्षा के अंतर्गत बेसिक जो शिक्षा थी हमारी, उसका एक टाइम टेबल, यानी कि 5-5.5 घंटे जो है उनका टाइम टेबल है बेसिक एजुकेशन का, पढ़ाने का स्कूलों का। और उसमें 3 घंटे 20 मिनट जो है आपके हस्तकोश लोगो है, उसमें पाठ्यचर्या हमारी कैसी है, शिक्षण विधियां कैसी है, टीचर्स कैसे रखेंगे, शिक्षण प्रशिक्षण क्या है, हमारी बेसिक शिक्षा के सिद्धांत क्या है, उद्देश्य क्या है, इन सब चीजों को हमने बखूबी पढ़ा है, अच्छी तरह से देखा है ना। तो इसी के आधार पर कुछ विद्वानों ने इसका मूल्यांकन करने की कोशिश की है। तो अब हम मूल्यांकन करते हैं बेसिक शिक्षा का मूल्यांकन, कि ऐसा नहीं है कि हमारी शिक्षा है इसमें कुछ कमी नहीं होगी, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति होता है उसके अंदर कुछ
धनी हो, गरीब हो, मध्यम परिवार का कुछ भी हो, हर व्यक्ति के साथ में कुछ गुण जुड़े होते हैं, हर व्यक्ति के साथ में कुछ दोष जुड़े होते हैं। इसी प्रकार से बेसिक एजुकेशन फुल फ्लैश हमारी एजुकेशन है, क्योंकि मुगल काल के बाद में फिर ब्रिटिश काल है, ब्रिटिश काल के बाद में या ब्रिटिश काल के समय में हमारी बेसिक एजुकेशन आई है। तो हमने उनका मूल्यांकन किया कि इसका ये मूल्यांकन करने जा रहे हैं, और मूल्यांकन गुण और दोषों के आधार पर भी किया जाता है। तो इस बेसिक शिक्षा में कुछ गुणों को भी दिखाई दे रहा है, कुछ दोषों को भी दिखाई दिया गया है ना। तो हम सबसे पहले गुणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले गुण कौन से है? ये है शिक्षण है आत्मनिर्भर योजना है। गांधी जी बखूबी जानते थे कि बच्चों को अगर स्वावलंबी बनाना है, अगर बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, तो उनको श्रम के प्रति या उनको ऐसी शिक्षा देनी है जो क्रिया प्रधान हो, जिसमें वो मतलब एक्टिव रहे, टीचर्स भी एक्टिव रहे और बच्चे भी एक्टिव रहे। तो उन्होंने इसीलिए अपनी पाठ्य योजना में किसी ना किसी हस्तशिल्प के माध्यम से शिक्षा देने पर जोर दिया है, फोकस किया है। अपने किसी ना किसी उद्योग की पाठ्यक्रम में शिक्षा देने पर उन्होंने जोर दिया है, जिससे बच्चे जो है आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। तो समाज स्वावलंबी बनेगा, समाज स्वावलंबी बनेगा तो राज्य और पूरा राष्ट्र स्वावलंबी बनने की कतार में लग जाएगा। जब से वो जानते थे कि अगर हम भाग्य पर निर्भर रहेंगे, और भारतीयों की मनोदशा भी इस तरह की थी कि वो ज्यादातर भाग्य पर जोर देते थे कि भगवान ही, अगर हमारे भाग्य में कुछ नहीं है तो क्या मिलेगा हमें, भगवान ने हमारा भाग्य ऐसे बनाया है। तो वो कहते हैं भगवान ने तो आपको बुद्धि दे दी है, 4 हाथ पैर दे दिए हैं, आपको करना है, काम करना है आपको। जब आप कोई काम करेंगे तो तभी तो आपको कुछ उसका परिणाम भी मिलेगा। तो इसीलिए वो बच्चों को शुरू से ही आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। उनकी जो पाठ्यक्रम है, उन्होंने पाठ्यक्रम को ऐसे ऑर्गेनाइज किया है, ऐसे इसका निर्धारण किया है कि बच्चे उसका हर समय जो है वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें, क्रिया प्रधान शिक्षा लेने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्या है? सर्वांगीण विकास, यानी कि उस शिक्षा के द्वारा जो है बच्चों का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किया जा रहा है, उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जा रहा है। उस सर्वांगीण विकास में उनका आपका शारीरिक विकास है, उनका नैतिक विकास है, उनका आध्यात्मिक विकास है, उनका चारित्रिक विकास है, उनका नैतिक विकास, उनका धार्मिक विकास, उनका राजनीतिक विकास, उनका सामाजिक विकास, उनका सांस्कृतिक विकास, उनका व्यवसायिक कुशलता का विकास, उनकी नागरिकता का विकास, उनकी सामाजिकता का विकास, ये आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट कहलाता है। यानी कि चारों तरफ की जानकारी जो है बच्चों को होनी चाहिए। उस जानकारी के आधार पर ही भी उस बच्चे को ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान के आधार पर ही वो जिस फील्ड में अपनी प्रतिभा रखता है, जिस फील्ड में उसको बहुत ज्यादा मतलब जानकारी, उस फील्ड में वो आगे निकल जाता है ना। तो प्रतिभा के अनुसार जो है, इसीलिए शिक्षा के माध्यम से वो अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। इसी तरह का उन्होंने पाठ्यक्रम भी बनाया है ना। जैसे शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक बलिष्ठ बनाने हैं बच्चों को, तो खेल कूद इसमें रख दिया गया, व्यायाम उसमें रख दिया गया है। अगर बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास करना है, उसके लिए मैथ उसमें, साइंस उसमें है, वो रख दिया गया है उसमें। अगर सामाजिकता का विकास करना है तो सामाजिक अध्ययन के विषय को रख दिया गया है इसमें, है ना। तो इसीलिए अगर पर्यावरण संबंधी को जानकारी देनी है तो उनको बागवानी है, आपकी कृषि है, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय भी आ गए उसमें, है ना, वातावरण की जानकारी मिल गई आपको। तो इस तरह से उन्होंने अपना पाठ्यक्रम जो है उसी हिसाब से निर्धारित किया है। तीसरा उन्होंने किया है कि वास्तविक जीवन की तैयारी, जो बच्चों को वो पाठ्यक्रम के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं, वो सारी की सारी जानकारी उनके जीवन से संबंधित है, उनके जीवन में काम आने वाली, उनके जो रोजमर्रा में काम आती चीजें, उनका अनुभव वहां पर उनको प्राप्त हो रहा है। चाहे आपका सामाजिकता का विकास हो, चाहे आपका व्यवसायिक कुशलता का विकास हो, चाहे आपका चरित्रवान बनाने का, चाहे आपका व्यक्तित्व को गठित करने का, है ना। तो इसकी सारी की सारी जानकारी जो है उनको जीवन में काम आने वाली मिलती है। उनको आत्मविश्वासी बनाना, उनको दृढ़ निश्चय बनाना, उनको ब्रह्मचर्य बनाना, उनको सत्यवादी बनाना, उनको अहिंसा के प्रति जो है प्रेम करने वाला बनाना, उनको अपरिग्रह बनाना, उनको ऐसे विचार जो है अपने अंदर जो है आचरण करने वाला बनाना चाहिए, है ना। तो इन सब चीजों को देख करके अगर हम कह सकते हैं कि वास्तविक जीवन की तैयारी के लिए वो बच्चों को तैयार कर रहे हैं। उनका जो ज्ञान है वो सारा का सारा उनके आने वाले जीवन में, आगे जैसे गृहस्थ जीवन में
काम करेंगे, गृहस्थ जीवन में कौन कौन सी उनके पास समस्या आ सकती है या उसका समाधान कैसे निकाला जाएगा, तो सारी की सारी जानकारी वहां से उनको प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट इसमें आता है क्रिया प्रधान शिक्षा। ये भी गुण इसका अच्छा है कि ये क्रिया प्रधान शिक्षा है, शिक्षण विधि है। इसमें बच्चों को जो हर समय जो है एक क्रियाशील रखा गया है। अगर बच्चों को थोड़ा सा भी ढीला छोड़ देते हैं तो बच्चे जो है क्लास में उधम मचाना शुरू कर देते हैं। उधम मचाएंगे, शोर मचाएंगे, तो एक क्लास से दूसरी क्लास डिस्टर्ब होगी तो पूरा विद्यालय डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए वो बच्चों को भी क्रियाशील बना रहे हैं और शिक्षक को भी क्रियाशील बना रहे हैं। शिक्षक जो है उन्हें एक पाठ योजना बना करके लेके आता है कि कल को मुझे जो है बच्चों को ये पढ़ाना है, तो माइंड मेकअप करके आता है। तो इस तरह से मैं व्यवहारिक शिक्षा दूंगा, इस तरह से मैं सैद्धांतिक शिक्षा दूंगा, इस तरह से मैं जो है एक कृषि की या विभिन्न प्रकार की जो व्यवसाय है, हस्तशिल्पों है, उनकी इस तरह से मैं शिक्षा दूंगा। तो मानसिक रूप से भी और आपका एक कार्य करने के रूप में तैयार रहता है। तो इसलिए वो एक क्रिया प्रधान शिक्षा रखी गई है और जो शिक्षा क्रिया प्रधान होती है वो ऑटोमेटिक जो है वो बढ़िया शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ग भेद की समाप्ति। इस शिक्षा में जो है गांधी जी ने वर्ग भेद की समाप्ति करनी चाहिए। ये शिक्षा जो है सभी के लिए खुली हुई है। समाज में चाहे निर्धन परिवार हो, चाहे मध्यम परिवार हो, चाहे उच्च धनी व्यक्ति हो, सभी के लिए शिक्षा खुली हुई है। न इसमें किसी जाति के लिए कोई पक्षपात है, न धर्म के लिए, न किसी संप्रदाय के लिए, न किसी लिंग के लिए, लड़की लड़कियों के लिए है। ये सबके लिए ये प्राथमिक शिक्षा का दरवाजा खुला हुआ है। तो इसमें कोई वर्ग भेद है ही नहीं यहाँ पर। तो वर्ग भेद की यहाँ पर समाप्ति कर दी गई है। ये नहीं है कि महिलाएं लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, यहाँ पर लड़के पढ़ेंगे, को एजुकेशन में प्राथमिक शिक्षा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर धनी परिवार वाले पढ़ेंगे या निर्धन परिवार वाले ही पढ़ेंगे, दूसरे परिवार के नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हिंदू पढ़ेंगे, मुस्लिम पढ़ेंगे। तो सभी प्रकार के वर्ग भेद जो है, पक्षपात जो है वो खत्म कर दिया गया है शिक्षा के माध्यम से। तो ये अच्छा वातावरण तैयार करने की कोशिश उसके माध्यम से की गई है। नेक्स्ट है कि शिक्षण जो है पूरी मातृभाषा के माध्यम से ही कराया जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात है इस शिक्षा में कि जितना भी शिक्षण कार्य है वो सारा का सारा उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से ही कराया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जो अंग्रेजी शिक्षा चल रही थी वहां पर तो कह तो रही है कि प्राइमरी शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाएगी, लेकिन क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा की उपेक्षा करके वो अपनी अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही, अंग्रेजी माध्यम से ही वो पाश्चात्य ज्ञान जो है यहाँ का जो ज्ञान है उसको देने की कोशिश करी है। उन्होंने जबरदस्ती की है कि अंग्रेजी ही यहाँ पर होनी चाहिए। तो वही अंग्रेजी का वर्चस्व फिर आज तक हमें सता रहा है। तो मातृभाषा के माध्यम से दिया गया जो ज्ञान होता है वो परमानेंट ज्ञान होता है, वो सर्वसुलभ सुग्राही ज्ञान होता है। उसको बच्चे जो है अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अच्छी तरह से उसको प्राप्त कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो ये भी शिक्षा का एक प्लस पॉइंट है। और लास्ट में मैंने बताया कि विद्यालय और समाज में निकट का संबंध है। विद्यालय जो खोले गए हैं वो एक समाज का दर्पण है। समाज में जो एक्टिविटी होती है, समाज में जो क्रियाएं होती है, उन सब को एक वहां पर आदर्श में किया जा रहा है। समाज के लिए ऐसे व्यक्ति वहां पर तैयार किए जा रहे हैं जैसे एक मतलब कुम्हार कुछ बना देता है, मिट्टी होती है तो उस मिट्टी से कुम्हार जो है अगर उसकी इच्छा करे गमला बना दे, उसकी इच्छा करे सुराही बना दे, उसकी इच्छा करे जो है एक कनाली बना दे, उसकी इच्छा करे घंटी बना दे, उसकी इच्छा करे घड़ा बना दे, है ना। तो इसी तरह से वहाँ छात्र जो है अपनी एक छोटी बुद्धि लेकर के वहाँ पर आए, कच्ची मिट्टी की तरह आए वहाँ पर, लेकिन शिक्षक उसको जो है एक आदर्श प्राणी, एक आदर्श व्यक्ति, एक चरित्रवान व्यक्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज को एक अच्छा व्यक्ति है ना। तो इसीलिए समाज को एक अच्छा व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से दिया जा रहा है। तो शिक्षा और समाज या समाज या विद्यालय में निकट का संबंध है। जो एक समाज के उद्देश्य होने चाहिए वही शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। जो एक समाज की जो आवश्यकता होती है, समाज की जो एक डिमांड होती है, समाज को क्या चाहिए, समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से होता है और वो कौन लोग करेगा, है ना। वो लोग जो है समाज में
परिवर्तन करके जो है लोग करेंगे। तो अगर हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख गए तो हमारे समाज की जो समस्या है, कुछ सामाजिक समस्या है जिनको अब तक दूर नहीं किया गया है, तो हो सकता है बच्चों की मेंटेलिटी बदल जाए, शिक्षा के माध्यम से उनकी मानसिकता बदल जाए, तो जो सामाजिक बुराइयां थी, बाल विवाह की, दहेज प्रथा की, है ना, या लड़कियों को कम पढ़ाना है, इस तरह की जो वो थी, इस तरह की बीमारियां थी या विश्वास थे, तो उनको वो दूर कर सके। तो इसी के समाज और विद्यालय, समाज शिक्षा का निकट का संबंध वहां पर बताया गया है। तो जो शिक्षा समाज के उद्देश्य को लेकर के चल रही है, समाज की समस्याओं को लेकर के चल रही है, वो शिक्षा जो है ऑटोमेटिक जो है प्लस पॉइंट लेकर के चल रही है, तो उसका एक अच्छा प्रभाव